हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, ये आपका कुछ इस तरीके से था। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर of refractive index 1.66. 8. The outer covering of the pipe is made of a material of refractive index 1.44. यानी आपको दिया गया है एक लाइट पाइप यानी प्रकाश नलिका, जिसका आप जो कि ग्लास फाइबर से बनी है। किससे बनी है? कांच की तंतुओं से बनी है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसका अपवर्तनांक आपको 1.68 दिया गया है। इसकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, इस नलिका की जो बाह्य आवरण है या फिर आउटर कवरिंग है, वो एक पाइप की है जो कि एक मटेरियल का बना है, एक धातु का बना है या एक पदार्थ का बना है, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 यानी 1.44 है। What is the range of the angle of the incident rays with the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe take place as shown in the figure? यानी ये आपसे ये कहा गया है कि जो आपका ये इंसिडेंट रेज होंगी, ठीक है, जो अपतित किरणें होंगी, उनका जो एंगल है उसका रेंज कितना होगा पाइप के अक्ष से, और आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में, ठीक है, आपका जो है ये पाइप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगा, यानी जो आपका पूर्ण परावर्तन है उसे शो करेगा। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देते हैं। तो बच्चों, हमें क्या क्या दिया गया है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है, इनको हम μ2 और μ1 से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका जो ग्लास फाइबर है, ठीक है, जिसका लाइट पाइप बना है, उसका यानी जो कांच की तंतु है, इसको हम μ2 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 1.68 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम μ1 की वैल्यू लिखते हैं, जो कि आपका इस लाइट पाइप का जो कवर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1.44 है। तो ये आपको क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, ठीक है। एक आपकी कांच की जो तंतु है, ठीक है, जो आपकी ग्लास के जो फाइबर है उसका, और दूसरा जो आपका पाइप है उसकी जो कवरिंग है उसका। अब हम ये जानते हैं, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में समझ रहे थे, कि आपको ये दिया गया है कि जो आपका ये लाइट रे है, आप ये जानते हैं जो आपकी लाइट पाइप होती है, ये आपका एक एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो इसमें क्या होती है? एक लाइट रे, एक प्रकाश की किरण क्या करती है? एंटर करती है या अपतित होती है। आपका जो जिस एंगल में ये अपतित होती है या इंसिडेंट होती है वो आपका एंगल आई है, ठीक है। अगर हम बात करें TIR की कंडीशन की, तो आप ये जानते हैं कि TIR कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, यानी किसकी तरफ जाती है? सघन से विरल की तरफ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ग्लास फाइबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.68 दिया गया है, और जो बाहर पाइप की कवरिंग है, बाह्य आवरण है जो आपके पाइप का, उसकी वैल्यू आपको 1.44 दी गई। अब
आप ये देख सकते हैं जो बाहर की कवरिंग है उसका तो 1.44 है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, वहीं जो आपके अंदर की कॉर्ड है या ग्लास का जो फाइबर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.68। तो इसमें आपको ये भी दिया गया है कि टोटली रिफ्लेक्ट हो रही, तो हम यहाँ पे TIR की कंडीशन को लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग म्यू बराबर आपका 1/sin c होता है। ठीक है, म्यू यानी म्यू को आप लिख सकते हैं μ2/μ1 बराबर आपका 1/sin c। अब जो आपका sin c है वो बराबर है आपका μ1/μ2 के। साइन जो c है आप जानते हैं c हम क्रिटिकल एंगल के लिए लेते हैं, वो बराबर हो जाएगा आपका μ1 आपका हो गया 1.44 अपॉन μ2 हो गया 1.68। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो साइन c है वो बराबर आ जाएगा 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यानी जो आपके पास साइन c आ गया वो 6/7 आया है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइन c है उसकी वैल्यू आएगी, साइन c का जो मान आएगा वो हमारा 0.8571 आएगा। अब हम इससे c की वैल्यू निकालते हैं, यानी आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारा साइन इनवर्स 0.8571 आएगा। तो अगर हम साइन की टेबल देखें तो उसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 59 डिग्री की आ गई, तो यानी c की वैल्यू आपके पास 59 आ गई। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो I है किसके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, किसके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, यानी जिसे आप क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR हम कहते हैं। इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए C से, क्योंकि जब हमने TIR पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है, अपतित जो किरण है, उसको आपको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती। ठीक है, यानी जो I की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू को बड़ा होना चाहिए 59 डिग्री से। ठीक है, 59 डिग्री से I की वैल्यू को बड़ा होना चाहिए। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी R है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो छोटा होगा R मैक्स से, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो R मैक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारी जो R मैक्स की वैल्यू होती है वो बराबर होगी 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा में अगर आप इंसिडेंट एंगल को कर देते हैं तो TIR की कंडीशन फॉलो होती है। क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका होता है।
और आपने ये देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल है वो आपका बड़ा हो जाता है ना। तो रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आर मैक्स की वैल्यू के लिए 90 माइनस 1 हम 90 माइनस सी लिख लेंगे। तो यानी कि जो आपकी आर मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 90 यानी 90 माइनस सी की वैल्यू आपकी 59 है, ये आएगी। यानी अगर हम सॉल्व करोगे तो 31 डिग्री आपकी आर मैक्स की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? आर मैक्स की वैल्यू आएगी। अब जो है अगर हम साइन आई मैक्स यानी जो आपकी साइन की वैल्यू है मैक्सिमम और साइन आर मैक्स का अगर हम रेशियो ले तो हमारे पास क्या दिया गया है आपका 1.68। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका जो फाइबर है, ग्लास की फाइबर है, उसका आपको म्यू की वैल्यू या अपवर्तनांक आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जो कि आपका बराबर होगा साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स। क्योंकि हम इसमें TIR की कंडीशन को ले रहे हैं, इस कारण हमने इसे इस तरीके से लिखा है। अब हमें आई मैक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है, आपतित जो आपका कोण है, वो उसकी रेंज कितनी होगी, तो वो हम इस तरीके से ही निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये इस तरीके से आया। अब हमारे पास आर मैक्स की वैल्यू है साइन आई मैक्स अपॉन साइन, अगर हम आर मैक्स को देखें तो जो आपका आर मैक्स है उसकी जो हमने अभी वैल्यू निकाली है वो हमारी 31 डिग्री आई है, बराबर 1.68। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन आई मैक्स बराबर 1.68 इंटू साइन 31 डिग्री, ठीक है। यानी साइन आई मैक्स बराबर आपका साइन 31 होता है 0.5156। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.68 से, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.8662 आएगी। तो अगर हम साइन टेबल से देखें तो आई मैक्स की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स 0.8662 यानी आपकी 60 डिग्री आ जाए। यानी जो आई मैक्स है वो आपकी 60 डिग्री आ गई है, यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जब एंगल आई की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री होगी तभी आपको TIR या फिर पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है उसकी कंडीशन आपको दिखेगी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से रेंज निकालेंगे। तो रेंज आपकी क्या आई? आई की वैल्यू लेस देन आपके 60 डिग्री। तो ये आपसे पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपसे ये कहा गया है कि अगर बाह्य आवरण ना हो, यानी जो आपका पाइप का जो कवर है अगर वो ना हो तो आपकी कंडीशन क्या होगी? अगर बाह्य आवरण ना हो तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी रे है वो आपकी डेंसर से रेयर में तभी भी जाएगी, क्योंकि जो बाहर है आपके पाइप के बाहर क्या हम एयर को मानेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1 होता है। क्या होता है? μ1 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका μ1 है उसको हम 1 ले लेंगे और μ2 आपका यही रहेगा 1.68, क्योंकि ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और हमने ये माना है कि जो आपका पाइप है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कवरिंग लगी नहीं है। अब अगर हम इस केस में क्रिटिकल एंगल देखें तो आपका हो जाएगा, जैसे हमने क्या 1/μ की अगर हम वैल्यू रखें तो आपके पास 1/μ की वैल्यू आएगी μ1/μ2 आ जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से। अब हम μ1 की वैल्यू 1 रख देंगे, μ2 की वैल्यू आपकी 1.68 आ जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो साइन सी डैश बराबर आ जाएगा 1.68 जो कि आपका बराबर है 0.5952 के। साइन सी की वैल्यू, अगर हम सी डैश की वैल्यू लें तो आपका साइन इनवर्स 0.5952 ये आ जाएगा। यानी सी डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारी साइन टेबल से आपकी 36.5 डिग्री आ जाएगी। सी डैश की वैल्यू 36.5 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारा अगर क्रिटिकल एंगल आपका ये आ गया। अब इस केस में हम देखते हैं कि रेंज होगी क्या। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि रेंज क्या होगी। तो जो आई है वो आपका 90 डिग्री है। अगर आई 90 डिग्री है तो उसके लिए आर की वैल्यू आपकी 36.50 होगी। ठीक है, तो आई डैश की अगर हम बात करें तो वो आपकी 90 माइनस 36.5 डिग्री आएगी, यानी 53.5 डिग्री। यानी जो आपकी इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आई डैश है उसकी वैल्यू आपकी सी डैश से ज्यादा आ गई। तो यानी जो इस रेंज में जो एंगल होगा वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर होगा तो वो TIR की कंडीशन को फॉलो करे। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स ऑन द रूम ऑफ वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द ऑपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। यानी किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करता है। यानी क्या होता है कि एक कमरा है, उस पे एक बल्ब लगा है जो कि बड़े आकार का है। ठीक है, और इस पे क्या है, किसी एक उत्तल लेंस है, यानी आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस है, वो एक दूरी पे स्थित है और उसकी वजह से इसका प्रतिबिंब बनता है दीवार पे। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यानी आपको इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो आपका बल्ब है उसकी एक इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है दीवार पे। यानी एक आपके पास रियल या वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि आपका कन्वर्जिंग लेंस है। तो आप ये जानते हैं कि एक कंडीशन होती है जिसमें इसकी क्या होती है, इसके द्वारा आपके रियल और वर्चुअल यानी वास्तविक और आभासी दोनों तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ पे आपको वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन दी गई है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसके द्वारा। ठीक है, अगर हम रियल इमेज की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, तो ये तभी बनता है जो आपका इमेज है वो 4F पे हो।
ठीक है, यानी 4F पे हो तो तभी आपका जो है, जो आपका इमेज बनेगा वो 4F पे ही बनेगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस है, क्या है, जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे आपका रियल इमेज बनेगा, ठीक है, जो आपकी रियल इमेज बनेगी उसके और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4F का डिस्टेंस आपका होना चाहिए। यानी 4F बराबर आपका 3M हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है वो 3 मीटर दूर मिल रहा है कॉन्वेक्स लेंस से। यानी जो आपका प्रतिबिंब है और लेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 3M है। और सब कम से कम इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए आपकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में। इसके बीच में, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए ताकि आपको एक वास्तविक प्रतिबिंब मिले। तो 4F बराबर आप 3M ले लेंगे, तो F की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4 मीटर, यानी 0.75 मीटर। ये आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की, यानी जो आपको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए उसकी जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो 0.75 होनी चाहिए, ताकि आपको एक वास्तविक प्रतिबिंब मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक पर्दा बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। The image of the object on the screen is formed by convex lens at two different locations separated by 20 सेंटीमीटर। यानी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा, ठीक है, स्क्रीन पर दो अलग अलग लोकेशन में, ठीक है, दो अलग अलग लोकेशन में, पॉइंट्स में इसकी इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। यानी हमें क्या दिया गया है, एक स्क्रीन है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है वो आपको दी गई है, इसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। ये आपको 90 सेंटीमीटर दी गई है। अब दो कॉन्वेक्स जो लोकेशन है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आपकी जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, इन दोनों प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी है इसे हम स्मॉल डी से लिख लेते हैं, जो कि आपकी 20 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पे स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है कि इसमें जो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल दूरी है वो कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, और हमें क्या क्या दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, और जो उसके द्वारा अलग अलग पोजीशन पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी पोजीशन दी है। तो इसके हिसाब से हमें निकालना है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला है, F बराबर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आप सारी वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा F बराबर कैपिटल डी आपका 90 हो गया, इसका स्क्वायर, माइनस स्मॉल डी आपका 20 हो गया, इसका स्क्वायर, अपॉन 4 इंटू कैपिटल डी आपका है 90। ठीक है, ये 8100 आ गया, ये 400 आ गया, 36, 336, 360 आ गया। अब हम इसे
तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 21.4 सेंटीमीटर, यानी 21.4 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, फोकल दूरी या फोकल लेंथ आ गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो आपका ये है, determine the effective focal length of the combination of two lenses in exercise 9.10 if they are placed 8.0 centimeter apart with their principal axis coincident. Thus the answer depends on which side the combination of a beam parallel light is incident. ठीक है, तो आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है, टोटल जो फोकल लेंथ है वो निकालनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, जो आपकी क्या है, जो आपकी लेंस है उनका जो संयोजन है उसकी, जो कि आपको प्रश्न 9.10 में आपको दिया गया है। अगर जो आपके ये लेंस है ये मुख्य अक्ष संपाती है तथा और ये एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं, thus the answer depends on which side of the combination of beam of parallel light is incident. तो क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पूंजी की दिशा पर निर्भर करेगा? ये आपको बताना है कि जो पैरेलल बीम लाइट है उसके कॉम्बिनेशन, यानी जिस कॉम्बिनेशन से वो पास हो रही है, क्या जो आपकी इंसिडेंट रे है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इज द नोटेशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल टू अस? क्या ये हमारे लिए प्रभावी होगा, ये लाभदायक होगा या उपयोगी होगा, ये जो आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ है ये सिस्टम। और आपसे ये कहा गया है जो आपका बी पोर्शन है, An object 1.5 centimeter in size is placed on the size of the convex lens in the arrangement. एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो कि 1.5 सेंटीमीटर साइज की है, ठीक है, ये उसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये कॉन्वेक्स लेंस की साइड में रखी गई है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40, और आपको कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बीच की दूरी दी गई है जो आपका पहले अरेंजमेंट है उसके लिए 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम। आपसे ये कहा गया है कि आपको आवर्धन बताना है, ठीक है, आवर्धन बताना है जो कि इस लेंस सिस्टम से आपका प्रोड्यूस होगा, और आपको इमेज यानी प्रतिबिंब का साइज, उसकी ऊंचाई भी आपको बतानी है। तो ये सब आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है हम ये देख लेते हैं। हमें जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें आपका जो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन से आपका लिया गया है, तो इसमें आपके पास F1 की जो वैल्यू है प्रीवियस क्वेश्चन से वो 30 सेंटीमीटर आपके पास है, और दूसरा जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है यानी F2 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। और हमने ये क्वेश्चन किया था तो इसमें आपने देखा था कि आपका एक लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। तो जो आपका F1 है ये हमने 30 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस को हम ले रहे हैं, और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकल लेंथ इसे हम नेगेटिव यानी माइनस में ले रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d से लेते हैं जो कि आपकी 8.0 सेंटीमीटर, 8.0 सेंटीमीटर। हमें इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं जैसे आपको दिया गया है कि जो लाइट बीम है वो पैरेलल है। जब वो लाइट बीम पैरेलल है और कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही है
ठीक है। अगर हम सेकंड वाला जो लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उसे अगर निग्लेक्ट कर दें तो पैरेलल बीम जो है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी U1 है, यानी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, किससे, आपके कॉन्वेक्स लेंस से, आपके उत्तल लेंस से, वो आपकी इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है या अनंत। ठीक है, अनंत है यानी इन्फिनिटी है। और इस केस में आपका F1 क्या है, वो आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है पहले लेंस की वजह से कहाँ बनेगा ये देख लेते हैं। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1, 1/V1 माइनस 1/U1 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, F1 आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। क्या आएगी, 30 सेंटीमीटर आपकी V1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी आपका ये 0 हो जाएगा, तो आपकी V1 की वैल्यू आपकी 30 आ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये इमेज है, ये जो आपकी इमेज है, ये आपकी किस पे बन रही है, आपकी फोकस पे बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस के, यानी जो आपका उत्तल लेंस है उसके फोकस में बन रही है। अब हम दूसरे लेंस की बात करते हैं, जो कि आपका क्या है, अवतल लेंस है, यानी कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस के लिए ये जो इमेज है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी आभासी बिंब या आभासी वस्तु का काम करेगी। तो यानी कि अब जो आपका कॉन्केव लेंस है वो इसको वस्तु मान के इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये जो है, ये जो इमेज है वो किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, सेकंड लेंस के लिए। यानी अगर हम सेकंड लेंस की बात करें, फॉर सेकंड लेंस, जो कि आपका क्या है, कॉन्केव लेंस है, यानी अवतल लेंस जो है आपका, क्या है, अवतल लेंस है। इसकी हम बात करके कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी हम इस जो है U2 ले लेते हैं, जो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो आपका बराबर होगा 30 प्लस माइनस आपका 8, -8। ठीक है, 30 - 8 यानी 22 सेंटीमीटर की दूरी पे ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, यानी सेकेंड लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये बताना है, और आपको F2 की वैल्यू दी गई है -20 सेंटीमीटर। अब हमारा जो लेंस फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 1/V2 बराबर 1/F2 प्लस 1/U2 होता है। आपका F2 दिया गया है -20 प्लस U2 22 दिया गया है। इसे सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी -1/220 आ जाएगी, यानी जो आपकी V2 की वैल्यू आएगी वो आपकी -220 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी V2 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका ये इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने दोनों ऑब्जेक्ट की कहाँ पे बनेंगे ये देखा है।
तो बच्चों हमने ये अभी क्वेश्चन जो है ये हमारा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसे आपको ट्राई करके आना है और कल मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करूंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।